दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है इच्छाधारी नागिन और शैतान नेवला। ये राम रहीम कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है राम रहीम और इच्छाधारी नागिन। तो पहले आप उसको पढ़ लेना, तभी आपको पूरी स्टोरी समझ में आएगी। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में, राम रहीम का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ इसको आगे से। यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं इसके पहले पार्ट में। तो अब इससे आगे पढ़ते हैं। राजपुरा सीमा की थाने की सीमा पार करने के बाद नागिन तेजी से रास्ता तय करते हुए जंगल की ओर बढ़ी जा रही थी। मणि जंगल में ही मौजूद है, मुझे जल्द से जल्द मणि के पास पहुंच जाना चाहिए। नेवला मणि लेने वहां जरूर आएगा, तब मैं उसे खत्म कर देवता के अपमान का बदला ले लूंगी। तभी अचानक परिचित गंध पाल नागिन जोश चौंक उठी। यह तो उसी मानव की गंध है जिसका रूप मैंने जंगल में धारण किया था। वह इसी ओर आ रहा है, कुछ अन्य मानव भी उसके साथ हैं। नागिन अभी सोच ही रही थी कि उसकी नजर दूर से उसी तरफ आते वाहन पर पड़ गई। ओह, वे लोग शायद इसी वाहन में है, मुझे उनका पीछा करना होगा। यह निर्णय लेते ही नागिन सड़क के किनारे उगी झाड़ियों में जाकर छुप गई। फिर जैसी वह वैन उसके निकट से गुजरी, नागिन ने छलांग लगाकर वैन का बैक बम्पर थाम लिया। कुछ ही देर बाद नागिन वैन की छत पर पहुंच चुकी थी। ये लोग निश्चय ही नेवला के साथी हैं और उसी उसी से मिलने जा रहे हैं। अब मुझे बड़ी सावधानी और बुद्धिमत्ता से काम लेना होगा। मिस्टर मोंगूस के ठिकाने पर पहुंच डॉक्टर और गार्ड के साकाल को बलदेव के पास छोड़ इमारत में दाखिल हो गए। उनके जाते साकाल सिगरेट सुलगाकर वैन से नीचे उतर आया। अभी उसने सिगरेट का पहला ही कस खींचा था कि बुरी तरह चौंक उठा। फिस फिस, ओ सांप। दूसरे पल साकाल का हाथ रिवॉल्वर की तलाश में अपनी जेब में रेंग गया, लेकिन इससे पहले कि वह रिवॉल्वर निकाल पाता, नागिन की पूंछ सेंटर की तरह उसके शरीर पर से टकराई। छड़ाक, आह। और फिर इससे पहले कि साकाल संभल पाता, नागिन उसे अपने बंधन में कस चुकी थी। फिस, आह। दूसरे पल नागिन ने साकाल को डस लिया। फिस, आह। पलक झपकते ही साकाल के प्राणों का अंत हो गया। अब मुझे इसका रूप धारण कर इसके साथियों के लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर इच्छाधारी नागिन ने साकाल का रूप धारण कर साकाल के शरीर को बांव में उठा लिया। तत्पश्चात साकाल के मर्द शरीर को निकट ही दीवार की आड़ में छुपाने के बाद वह डॉक्टर और घाटके के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। डॉक्टर और घाटके से मिस्टर मोंगूस की परछाई ने पूछा, मणि ले आए? नो सर। तत्पश्चात डॉक्टर मिस्टर मोंगूस को सारी बात बताने के बाद बोला, मिस्टर मोंगूस, बलदेव मौत की आखिरी सांसें गिन रहा, उसे बचाना बहुत जरूरी है। आप ही कोई रास्ता बताइए। लंबी हुंकार भरते हुए मोंगूस कुछ देर के लिए खामोश हो गया। फिर स्वयं ही बोला, तुम लोग बलदेव को प्रोफेसर कामत के पास ले जाओ। वह एक मान वैज्ञानिक ही नहीं, बेहतरीन सर्जन भी है। वह मुर्दों में भी जान फूंक सकता है। प्रोफेसर कामत? लेकिन क्या वह हमारे कहने पर बलदेव का इलाज करने को तैयार हो जाएगा? यह सोचना तुम्हारा काम है कि उसे किस तरह मनाना है। मुझे तो सिर्फ वह मणि चाहिए। अगर मणि नहीं मिली तो तुम लोगों का क्या हसर होगा, यह तुम लोग खुद अंदाजा लगा लो। अब निश्चिंत रहिए सर, मणि को हासिल करने के लिए हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। गुड। कहने के साथ ही परछाई पर्दे से ओझल हो गई। परछाई के ओझल होते घाट के कपकपाते स्वर में बोला, मुझे मुझे तो अभी से मौत की आहट सुनाई देने लगी है। शट अप। हमें प्रोफेसर कामत के यहाँ जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए। तुम ठीक कहते हो। तत्पश्चात वे इमारत से निकलकर जैसे ही वैन के निकट पहुंचे, साकाल व्यग्र स्वर में बोला, क्या नेवले से मुलाकात हुई? नेवला? कौन नेवला? नागिन उर्फ साकाल तुरंत अपनी गलती को सुधारते हुए बोला, मेरा मतलब मिस्टर मोंगूस से था। हिंदी में मोंगूस का मतलब नेवला ही तो होता है। ओह, पर तुम तो जानते हो मिस्टर मोंगूस अभी तक हमारे सामने नहीं आया है। आज भी हमारी उनकी परछाई से मुलाकात हो चुकी है। क्या कहा उसने? उसने बलदेव को प्रोफेसर कामत के पास ले जाने को कहा है। उसका मानना कि प्रोफेसर कामत ही बलदेव को बचा सकता है, और फिर तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात वे तीनों वैन में सवार हो प्रोफेसर कामत के निवास की ओर चल पड़े। प्रोफेसर कामत की कोठी कब्रिस्तान के निकट एक वीरान इलाके में स्थित थी। जिस समय वैन कोठी के द्वार पर पहुंचकर रुकी, उस समय वहां मौत का सा सन्नाटा फैला हुआ था।
वे तीनों वैन से उतरे और द्वार के निकट पहुंच गए। डॉक्टर ने बेल के बटन पर उंगली रख दी। थोड़ी देर बाद द्वार खुला और प्रोफेसर कामत का चेहरा नजर आया। इससे पहले कि प्रोफेसर कामत कुछ पूछते, वे तीनों प्रोफेसर को धकेलते हुए कोठी में दाखिल हो गए। उनकी इस हरकत से प्रोफेसर क्रोधित होकर बोले, यह क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? प्रोफेसर, हमारे एक साथी को गोली लगी है, तुम्हें उसे हर कीमत पर बचाना है। लेकिन उसे गोली लगी कैसे, यह जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम सिर्फ उसका इलाज करो। यह जाने बिना कि उसे गोली कैसे लगी मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रोफेसर को जिद पर अड़ते देख घाट के रिवॉल्वर निकालकर उसकी कनपटी से सटाते हुए गुर्राया, समय बर्बाद मत करो प्रोफेसर। अगर बलदेव मर गया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? प्रोफेसर, जिद मत करो। हम तुम्हारे काम की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। हम तुम्हें माला माल कर देंगे। जल्दी फैसला करो प्रोफेसर। एक तरफ मौत है और दूसरी तरफ पैसा और जिंदगी दोनों। ठीक है, मुझे मंजूर है। मरीज को अंदर ले आओ। प्रोफेसर के राजी होते ही डॉक्टर और साकाल बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने मृतप्राय बलदेव के शरीर को उठाकर प्रोफेसर कामत के आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित ऑपरेशन रूम के स्ट्रेचर पर पहुंचा दिया। अब तुम लोग बाहर जाओ, मुझे मरीज की जांच करने में थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक, हम बाहर जा रहे हैं, पर होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना प्रोफेसर। याद रखना, बलदेव मर गया तो तुम्हारी मौत भी तुमसे ज्यादा दूर नहीं होगी। तत्पश्चात वे बाहर निकल गए। उन्हें ज्यादा देर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर को ऑपरेशन कक्ष से बाहर आते देख डॉक्टर व्यग्र स्वर में बोला, क्या हुआ प्रोफेसर? आई एम सॉरी, मरीज का बचना नामुमकिन है। तुम नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हो प्रोफेसर। तुम नहीं जानते उसका जिंदा रहना कितना जरूरी है। लेकिन गोली उसके सिर में लगी है, उसका ब्रेन बुरी तरह डैमेज हो चुका है। कुछ भी करो प्रोफेसर, बलदेव को बचा लो। अब एक ही रास्ता, अगर तुम लोग मुझे मुर्दाघर से किसी मुर्दे का ब्रेन ला दो तो मैं मरीज को बचा सकता हूँ। ठीक है प्रोफेसर, हम ब्रेन का बंदोबस्त करते हैं। तुम ऑपरेशन की तैयारी करो। ध्यान रहे, मुझे ऐसे मुर्दे का ब्रेन चाहिए जिसे मरे 12 घंटे से ज्यादा समय न गुजरा हो। तुमने तो मैं उलझन में डाल दिया प्रोफेसर। ये हम कैसे पता लगाएंगे कि किस मुर्दे को मरे कितना समय गुजर चुका है? तो फिर ठीक है, मेरा एक मरीज है जो इस समय मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। तुम लोग उसे यहाँ ले आओ। तुमने तो हमारा काम आसान कर दिया प्रोफेसर। अब जल्दी से अपने उस मरीज का पता भी बता दो। प्रोफेसर उन्हें मनमोहन का पता बताने के बाद बोला, तुम्हें 1 घंटे के अंदर वापस यहाँ पहुंचना है। अगर देर हुई तो देर नहीं होगी प्रोफेसर। तभी साकाल तत्परता से बोला, डॉक्टर तुम घाटके के साथ फौरन निकल जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। ठीक है। तत्पश्चात डॉक्टर और घाटके वहां से चल दिए। उधर काफी संघर्ष के बाद आखिरकार राकेश की शक्ति जवाब दे गई थी और मनमोहन ने एक ही झटके में राकेश की गर्दन की हड्डी तोड़ दी थी। कड़ाक आह। फिर राकेश के बेजान शरीर को वहीं पटक मनमोहन वहां टेबल पर पड़ा चाकू उठाकर बालकनी में पहुंच गया। अरे कोई तो सुनो, कोई तो मदद करो, हे भगवान। अब तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता बेवकूफ औरत। मनमोहन की गुर्राहट सुन सुजाता जैसे ही पलटी, उसकी चीख निकल गई। मनमोहन मौत बनकर उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। नहीं, हा हा हा। परंतु इससे पहले कि मनमोहन के हाथ में थमा चाकू सुजाता के सीने में उतरता, गोली चली और चाकू उसके हाथ से छिटक गया। धाएं, आह। हाथ घायल होते मनमोहन घायल चीते के समान पलट पड़ा। सामने राम रिम को खड़ा देख उसकी आंखों में खूनी चमक लहरा उठी। वह दौड़ा, तुम्हें तुम्हारी मौत यहाँ खींच लाई लड़को। खबरदार आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। किंतु राम की धमकी का मनमोहन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह दृढ़ कदमों से राम रहीम की तरफ बढ़ने लगा। मनमोहन का आगे बढ़ते देख रहीम से रहा नहीं गया। उसने उस पर छलांग लगा दी, लेकिन इससे पहले कि रहीम के पैर की ठोकर मनमोहन के सीने पर पड़ती, उसने एक तरफ हटते हुए रहीम को अपनी बाहों में जकड़ लिया। रहीम करा उठा, हाय मरा, हा हा हा। छोड़ दो उसे, अब तो मौत इसे मेरे पंजे से छुड़ाएगी। आह। मनमोहन की फौलादी बाह का शिकंजा उसकी गर्दन के गिर्द इस कदर कसता जा रहा था कि रहीम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। रहीम की जान खतरे में देख राम ने ट्रिगर दबा दिया। धाएं, आह। दर्द से कराते हुए मनमोहन ने रहीम को अपनी गिरफ्त से मुक्त कर दिया था।
दूसरे पल वह मुड़ा और रेलिंग फांद कर नीचे कूद गया। राम रहीम लपक कर रेलिंग के निकट पहुंच गए और नीचे झांकने लगे। नीचे मनमोहन जमीन पर औंधा पड़ा था, शायद मर गया है। इससे पहले कि राम रहीम की बात पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर करता, एक वैन मनमोहन के निकट आकर रुकी। दो व्यक्ति कार से उतरे और मनमोहन के शरीर को कार में डालकर फरार हो गए। ओह, कौन है वे लोग? हमें उनका पीछा करना चाहिए। बेकार है, अब वे हमारे हाथ नहीं आने वाले। अंधेरा इतना गहरा था कि वैन का नंबर भी नजर नहीं आया। काश लाश के अपहरणकर्ताओं का चेहरा ही नजर आ जाता। अब कैसे पता चलेगा कि वे कौन थे? तभी सुजाता अपनी खामोशी तोड़ते हुए बोली, वह वही प्रोफेसर रहा होगा। कौन प्रोफेसर? कुछ देर पहले मनमोहन ने किसी प्रोफेसर को फोन किया था। तत्पश्चात सुजाता ने राम रहीम को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनने के बाद राम रहीम इतना ही जान सके कि अपहरण लाश मनमोहन नाम के एक मानसिक रोगी की थी। दौरा पड़ने के कारण वह शैतान बन गया था, पर वे यह न जान सके कि प्रोफेसर कौन था और मनमोहन की लाश को क्यों और कहां उठाकर ले गया था। तत्पश्चात वे सुजाता के फ्लैट में गए, जहां राकेश की लाश पड़ी थी। राकेश को मृत देख सुजाता दाढ़ी मारकर रोने लगी। नहीं नहीं, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकते राकेश बू। इस मर्म स्पर्शी दृश्य को देखकर राम रहीम की आंखें भी छलछला उठी। रहीम बराए स्वर में बोला, काश हम यहाँ कुछ देर पहले पहुंच गए होते तो यह दुखद वारदात न होती। तुम ठीक कहते हो रहीम, पर होने को भला कौन टाल सकता है। अब समय बर्बाद करने से क्या लाभ? तुम पुलिस को सूचना दे दो। ठीक है। रहीम ने फोन पर निकटवर्ती थाने को घटना की सूचना दे दी। 15 मिनट बाद ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई। पुलिस इंस्पेक्टर धर्म सिंह को सारी बात बताने के बाद राम रहीम वहां से वापस चल दिए। उधर एक सुनसान सड़क पर वैन रोक डॉक्टर घाटके से बोला, लाश को साथ ले जाने से क्या फायदा? तुम सिर काट लो, धड़ को यहीं फेंक देते हैं। ठीक है। हामी भरता हुआ घाटके तेज धार वाली छुरी निकालकर पिछली सीट पर पहुंच गया। दूसरे पल उसने मनमोहन का सिर धड़ से अलग कर दिया। खच। फिर मनमोहन की सिरकटी लाश को सड़क पर फेंक वे वहां से आगे चल दिए। इधर प्रोफेसर कामत ऑपरेशन रूम का द्वार बंद कर जैसे ही मुड़ा, उसकी आंखें चमक उठी। मुझे तुम्हारी मौत पर का अफसोस रहेगा मनमोहन, पर यह तो होना ही था, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में लगा गया कृत्रिम ब्रेन तुम्हारे को माफिक नहीं आया था। बलदेव तुमसे ज्यादा बलवान और सहनशील है। मेरा कृत्रिम ब्रेन उसे जरूर शूट कर जाएगा। इस तरह न केवल उसकी यादें सुरक्षित रहेंगी, बल्कि वह मेरा आज्ञाकारी गुलाम भी बन जाएगा। वह वही करेगा जो मैं कहूंगा। तब मुझे डॉक्टर और उसके साथियों की कोई जरूरत नहीं रहेगी। वे मूर्ख कभी नहीं जान पाएंगे कि प्रोफेसर कामत ही मिस्टर मंगूस है। हा हा हा। तभी दीवार घड़ी ने 5 बजाए। प्रोफेसर अपनी सोचों से जाग उठा। टन टन। ओ, अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। अगले पल प्रोफेसर कामत बलदेव के निकट पहुंचा और उसके बाल काटने लगा। खिंचाव पड़ते बालों की विग निकलकर उसके हाथों में आ गई। ओह! तभी प्रोफेसर की नजर विग के अंदर रखे कागज पर पड़ गई। उसने कागज निकाल लिया। कागज पर बने नक्शे पर नजर पड़ते ही प्रोफेसर का चेहरा खिल उठा। तो यह है मणि तक पहुंचने का नक्शा। अब तो मेरी सारी मुश्किलें आसान हो गई। तत्पश्चात प्रोफेसर उस नक्शे को अपनी जेब में संभाल कर रखने के बाद वह अपने काम में व्यस्त हो गया। तभी साकाल की कर्कश आवाज प्रोफेसर के कानों से टकराई। नहीं नेवला, तुम अब मणि तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ओह! अगले पल प्रोफेसर मशीनी अंदाज में अपनी एडियो पर घूम गया। साकाल पर नजर पड़ते ही वह कड़क कर बोला, कौन हो तुम? अपनी मौत को नहीं पहचाना नेवला? कहने के साथ ही छदाई नागिन अपने असली रूप में प्रकट हो गई। अंततः मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया नेवला। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। ओह तुम! चौंकने का भी न करते हुए प्रोफेसर ने अपने पैर से स्ट्रेचर के नीचे लगी गुप्त बटन को दबा दिया। बटन दबते ही विष कन्या के पैरों के नीचे का फर्श का टुकड़ा एक और खिसक गया और वह फर्श में धंसती चली गई। ओह हा हा हा। थोड़ी देर बाद विष कन्या एक अंधेरे स्थान में खड़ी थी। उफ, अब मैं क्या करूं? अगर मैं जल्दी इस कैद से आजाद न हो पाई तो नेवले को पकड़ना कठिन हो जाएगा। तभी नेवला और प्रोफेसर कामत की आवाज सुन विष कन्या की सोच टूट गई।
विश करना है, मैं चाहूं तो तुझे कभी अभी खत्म कर सकता हूं, पर मैं तुझे भी नहीं मारूंगा। पहले मैं वह मणि हासिल कर लूं, उसके बाद तुझे और तेरे साथियों को ऐसी मौत मारूंगा कि कोबरा लैंड के निवासी नेवला का नाम सुनते ही थर्रा उठा करेंगे। नेवला, एक बार तू मुझे इस कैद से आजाद कर दे, फिर देख मैं तेरा क्या असर करती हूँ। हा हा हा, तू मेरे इंतकाम से बच नहीं सकता नेवला। अब तो इंतकाम नेवला लेगा विस्कन्या। तभी दरवाजे पर हुई दस्तक सुन प्रोफेसर ने स्विच ऑफ कर दिया। फिर वह उठा और फिर वह उठा और स्लगन ऑपरेशन रूम में जा पहुंचा। जब उसने द्वार खोला तो डॉक्टर और गार्ड के सामने खड़े थे। डॉक्टर हाथों में थमा पैकेट प्रोफेसर के हाथों में थमाने के बाद बोला, इसमें मनमोहन का सिर है। अब तो बलदेव बच जाएगा ना प्रोफेसर? हाँ। इतना कह प्रोफेसर ने द्वार बंद कर दिया। उधर जब राम रहीम की आंख खुली तो दिन काफी चढ़ चुका था। नित्य कर्म आदि से निवृत्त हो जब वे नाश्ते की टेबल पर पहुंचे तो रहीम ने वहां रखा अखबार उठा लिया और तेज से हेडलाइंस पर नजर मारते हुए पेज पलटने लगा। फिर एक समाचार पर उसकी नजर टिक गई। समाचार पढ़ने के बाद वह बुरा सा मुंह बनाकर बोला, खुदा पढ़ निकली चुया, क्या हुआ? जानते हो, कल रात आई चक्रवात का प्रभाव सिर्फ समुद्र के आसपास के थोड़े से इलाके में सीमित रहा था। बस इतना ही लिखा अखबार में? नहीं, साथ में यह भी लिखा कि मौसम विभाग ने ऐसे किसी चक्रवात की जानकारी से इनकार किया है। तो फिर तुम परेशान क्यों हो रहे हो? भूल जाओ उस चक्रवात को और नाश्ता करो। रहीम खामोशी से नाश्ता करने लगा। नाश्ता समाप्त करने के बाद, राम भैया अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? किस बारे में? क्या भूल गए कि चीफ ने हमें मणि को ढूंढने का केस सौंपा है? चोर पकड़ में आ गया तो मणि को भी पता चल जाएगा, लेकिन हम चोर को पकड़ेंगे कैसे? हमारे हाथ ऐसा कोई भी सूत्र नहीं आया जिससे चोर का पता चल सके। एक सूत्र है, वह क्या? जरा सोचो, अगर खान अंकल को चोर की तलाशी में मणि नहीं मिली थी तो फिर मणि कहाँ गई होगी? कहीं जंगल में गिर गई होगी, या फिर? कहते कहते रहीम के मस्तिष्क में धमाका सा हुआ। दूसरे पल वह तपाक से बोला, या फिर चोर ने वह मणि जंगल में कहीं छुपा दी होगी। करेक्ट। अब अगर हमारा विचार सही है तो निश्चित रूप से वह चोर जंगल में मणि लेने जरूर जाएगा, तब हम उसे पकड़ सकते हैं। लेकिन राम भैया, जंगल का इलाका काफी बड़ा है, पता नहीं उसने वह मणि कहाँ छुपाई होगी। हम पूरे इलाके की निगरानी तो कर नहीं सकते, और अगर पुलिस की मदद लेते हैं तो चोर सतर्क हो जाएगा। फिर हो सकता है वह मणि लेने ही न आई, लेकिन हमें पुलिस की मदद लेने की जरूरत ही क्या है? हमें सिर्फ उस स्थान और आसपास के इलाके पर नजर रखनी होगी जहां वह चोर पकड़ा गया था। उसने मणि जरूर वहीं आसपास ही छुपाई होगी। ओह, मेरे ख्याल से मैं सांझ ढले ही वहां जाना चाहिए, क्योंकि चोर शायद दिन में वहां आने का खतरा मोल नहीं लेगा। तुम्हारा ख्याल सही है, हम रात को ही वहां जाएंगे। राम ने अभी अपनी बात समाप्त की थी कि फोन की घंटी बज उठी। राम ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ चौकी इंचार्ज धर्म सिंह था। राम बेटे, मैं धर्म सिंह बोल रहा हूँ। कल रात अपार्टमेंट में से गिरी हुई जिस मनमोहन नाम के आदमी की लाश का अपहरण हुआ था, उसकी सिरकटी लाश मिली है। क्या आपको पूरा विश्वास है कि वह मनमोहन की लाश है? हाँ, मिसिज सुजाता ने कपड़ों से उसकी शिनाख्त कर दी है। उसकी जेब से एक कार्ड भी मिला है जिसमें उसका नाम और किसी का टेलीफोन नंबर है। आप पता लगाइए वह फोन नंबर किसका है। मैं पता लगा चुका हूँ, उस नंबर का फोन किसी को लौट नहीं हुआ है। मैं आगे छानबीन कर रहा हूँ। तुम चाहो तो आकर लाश को देख सकते हो। नो थैंक्स, अब इसकी जरूरत नहीं है। आप जांच जारी रखिए। कोई विशेष बात मालूम हो तो सूचित कर दीजिएगा। राम रिसीवर क्रेडिट पर रखकर हैरान स्वर में बोला, आखिर अपराधी मनमोहन का सिर क्यों काट ले गए? वह प्रोफेसर कौन है जो मनमोहन का इलाज कर रहा था? मनमोहन की लाश का अपहरण प्रोफेसर ने किया था, या फिर वो कोई और थे? कौन थे वे लोग? तुम खामखा अपना दिमाग इस केस में उलझा रहे हो। आज नहीं तो कल पुलिस पता लगा ही लेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि रात घटी समस्त घटनाओं का एक दूसरे से गहरा संबंध है। जरा सोचो, मनमोहन की जेब में वह फोन नंबर कहाँ से आ गया जो किसी को भी लौट नहीं हुआ है? तुम बैठकर सोचो, मैं चला सोने। कल रात जाकर गुजार दी और आज रात भी जागना आ गया। इतना कह रही वहां से चल दिया। अतः राम ने भी सिर झटक कर
अपनी सोचों को दिमाग से धकेल दिया और मुस्कुराता हुआ रहीम के पीछे चल दिया। उधर डॉक्टर और गार्ड के बेचैनी से प्रोफेसर कामत के ऑपरेशन रूम से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक कुछ याद आते ही गार्ड के बोला, यह साकाल कहाँ चला गया? हम उसे यहाँ छोड़ गए थे, लेकिन लौटने के बाद वह हमें यहाँ नहीं मिला। कहीं गया हुआ खुद आ जाएगा। वह जानता बलदेव के होश में आते ही हमारी किस्मत बदल जाएगी, परंतु उसे इस तरह बिना कुछ बताए नहीं जाना चाहिए था। हो सकता है वह प्रोफेसर को बताकर गया हो। अब प्रोफेसर बाहर निकले तो कुछ पता चले। तभी डॉक्टर ने अपनी बात खत्म की थी कि तभी फरस से उभरने वाली आवाज सुन दोनों चौंक उठे। ठक ठक। ओह, यह आवाज कैसी है? लगता है इस फर्श के नीचे तय खाना है और वहां कोई है। कौन हो सकता है? यह तो तय खाने में पहुंचकर ही पता चलेगा। लेकिन हम तय खाने में पहुंचेंगे कैसे? रास्ता तो हमें मालूम ही नहीं है। वो न हो तय खाने में पहुंचने का कोई गुप्त रास्ता यहाँ जरूर है। आओ ढूंढते हैं, शायद पता चल जाए। ठीक है। तत्पश्चात डॉक्टर और गार्ड के रास्ता ढूंढने में व्यस्त हो गए। वे हॉल में रखी हर चीज को गौर से टटोल टटोल कर देख रहे थे। अचानक गार्ड की नजर एक कोने में रखी मूर्ति पर टिक गई। उसने निकट पहुंच मूर्ति को हिलाने की कोशिश की तो वह एक और घूम गई। मूर्ति के घूमते ही सामने की दीवार में एक रास्ता बन गया। वे दोनों तुरंत उस रास्ते से अंदर दाखिल हो तेजी से सीढ़ियां उतरने लगे। जैसे वे नीचे पहुंचे दोनों चौंक उठे। उनके सामने साकाल खड़ा था। साकाल, तुम यहाँ क्या क्या कर रहे हो? तुम लोगों के जाने के बाद उस प्रोफेसर के बच्चे ने मुझे यहाँ कैद कर दिया था। तभी से मैं बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ रहा हूँ। ओह, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वह बलदेव की मदद से मणि खुद हासिल करना चाहता है। इसका मतलब है वह जान चुका कि हम बलदेव को क्यों बचाना चाहते हैं। हाँ। तब गार्ड के बेचैन स्वर में बोला, हमें फौरन प्रोफेसर की खबर लेनी चाहिए। हाँ चलो। दूसरे पल वह तीनों तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगे। जल्दी वे ऑपरेशन रूम का दरवाजा पीट रहे थे। जब दरवाजा नहीं खुला तो वे दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हो गए, लेकिन प्रोफेसर को वहां न पा तीनों चौंक उठे। ओह, लगता है खतरे का एहसास होते ही प्रोफेसर फरार हो गया है, लेकिन बलदेव का यहीं छोड़ गया है। इतना कह डॉक्टर बलदेव के निकट पहुंचा और उसका मुआयना करने के बाद बोला, बलदेव का ऑपरेशन हो चुका है, यह जिंदा है। हमें इसके होश में आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ओ, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब हमें प्रोफेसर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग यहीं ठहरो, मैं उसे ठिकाने लगाकर आता हूँ। लेकिन तुम उसे कहाँ ढूंढोगे? वह जहां भी होगा मैं उसे ढूंढ दूंगा। इतना कह साकाल तेजी से बाहर निकल गया। उधर प्रोफेसर कामत के निवास से बाहर आते ही इच्छाधारी विषकन्या साकाल का रूप त्याग अपने असली रूप में आ गई। नेवला जहां भी होगा वह मणि को हासिल करने की कोशिश जरूर करेगा। मुझे तुरंत मणि के पास पहुंच जाना चाहिए। दूसरे पल विषकन्या नागिन का रूप धारण कर तेजी से अपना रास्ता तय करने लगी। उधर रात होते ही राम रहीम पूरी तैयारी के साथ जंगल में पहुंच गए थे। जंगल में पहुंचने से पहले वे इस बात की जानकारी हासिल कर चुके थे कि चोर को कहां पकड़ा गया था। रहीम, यही वह जगह है। तत्पश्चात उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले ली और पहरा देने लगे। जब रात के 2 बज गए और कोई नहीं आया तो रहीम का धैर्य टूट गया। वे राम के करीब पहुंचकर बोला, हम बेकार समय बर्बाद कर रहे हैं, हमारा अनुमान गलत भी तो हो सकता है। इतनी जल्दी हिम्मत हार बैठे? यह क्यों नहीं सोचते कि चोर अत्यधिक चालाक है? वह जानबूझकर समय गुजार रहा है। रात के किसी समय भी वह यहाँ आ सकता है। तो क्या जब तक वह नहीं आएगा हम इसी तरह? राम का इशारा समझते रहीम फौरन खामोश हो गया। राम होले से उसके कान में फुसफुसाया, सुनो, ध्यान से सुनो, मुझे कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही है। तब तक आवाज और स्पष्ट हो गई थी। सर, मुझे भी सुनाई दे रही है, कोई इसी तरफ आ रहा है। सावधान, जब तक मैं न कहूं कोई हरकत मत करना। थोड़ी देर बाद उन्हें अंधकार में एक परछाई अपनी ओर आती नजर आने लगी। अचानक चंद्रमा का प्रकाश आगंतुक के चेहरे पर पड़ा। आगंतुक का चेहरा नजर आते ही राम रहीम बुरी तरह चौंक उठे। राम पर बस ही बदबुदा उठा। अरे, वह तो प्रोफेसर कामत है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक। हाँ, पर वह इस समय यहाँ क्या कर रहा है? चुपचाप देखते रहो, उसे हमारी उपस्थिति की भनक नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है।
और फिर दोनों सांस रोककर खड़े हो गए। प्रोफेसर कामत उसी पेड़ के निकट आकर रुक गया, जेब से कागज निकालकर अंधेरे में ही देखने लगा और फिर हौले से बुदबुदाया, यही खो है, मेरा काम बन गया। पूरी तरह आश्वस्त हो प्रोफेसर कामत ने खो में हाथ डाल दिया, लेकिन खो में हाथ डालते ही प्रोफेसर चीखता हुआ उछलकर दूर जा गिरा। तभी पेड़ की खो में से एक नागिन फुंकारती हुई प्रकट हुई। नागिन को देख प्रोफेसर गुर्राया, ओ तुम? हाँ नेवला, मैं, मुझे मालूम था कि मणि को ढूंढता हुआ तू यहाँ जरूर आएगा। अगर पृथ्वी पर पहुंचकर मैं देवता की आंख को खोलने देता तो तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी मुझे नहीं ढूंढ पाते। यह तेरी भूल है नेवला। देवता की आंख चुराकर तूने स्वयं अपनी मौत को दावत दे दी थी। याद रख, जो भी नापाक इरादे से देवता की आंख को छूता है, देवता उसे कभी माफ नहीं करते। वह बेमौत मरता, तेरी भी मृत्यु निश्चित है। फिलहाल तो तू अपनी फिक्र कर नागिन, नेवला तेरी बोटी बोटी चबा जाएगा। तभी नागिन ने हवा में छलांग लगाई और प्रोफेसर को लिए हुए जमीन पर जा गिरी। इससे पहले कि प्रोफेसर संभलता, नागिन ने नेवला के जिस्म को अपने गिरफ्त में ले लिया। अब मैं तुझसे अपने देवता के अपमान का इतना भयानक इंतकाम लूंगी कि तेरी आत्मा थर्रा उठेगी। लेकिन इससे पहले कि नागिन अपना सारा जहर प्रोफेसर के शरीर में उतार देती, प्रोफेसर का मुंह खुला और नेवला बाहर आ गया। फिस, हा हा हा। अगले पल नेवला ने नागिन पर आक्रमण कर दिया। दोनों में भीषण युद्ध आरंभ हो गया। अचानक नागिन की गर्दन नेवले के जबड़े में आ गई और वह विवश हो गई। तत्पश्चात नेवला अपने नकुले दांतों से नागिन को बुरी तरह जख्मी करता चला गया। नागिन लहूलुहान हो वहीं गिर पड़ी। नागिन को मर्त जान नेवला वापस प्रोफेसर के शरीर में समा गया। नेवले के शरीर में समाते ही प्रोफेसर कामत उठ खड़ा हुआ। वह आगे बढ़ा और खो से मणि निकालकर जिधर से आया था उधर ही चल दिया। प्रोफेसर को जाते देख राम रहीम सोते से जागे, लेकिन वे भी प्रोफेसर की तरफ लपके ही थे कि नागिन की कराती हुई आवाज उनके कानों में सुनाई दी, ठहरो बच्चों, ओह। राम रहीम ठिठक कर पलटे तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई। नागिन के स्थान पर एक युवती पड़ी थी। वे दौड़कर उसके निकट पहुंच गए। आप, यह सब क्या चमत्कार है? मैं बताती हूँ। तब विष्कन्या ने अपने और नेवले के बारे में राम रहीम को सब कुछ बता दिया। सब कुछ जानने के बाद राम ठगे से स्वर में बोला, तो क्या हवालात में हमने जिस सांप को देखा था वह तुम ही थी? हाँ, मैं ही इंस्पेक्टर खान को बेहोश कर नागिन का रूप धारण कर वहां से निकल गई थी। विष्कन्या की बात सुनकर रहीम रात की सांस छोड़ता हुआ बोला, अब समझ में आया उस रात चक्रवात का प्रभाव सी बीच तक ही सीमित क्यों रहा था। तभी विष्कन्या बोली, मेरी मदद करो बच्चों, देवता की आंख का वापस पहुंचना बहुत जरूरी है, वरना अनर्थ हो जाएगा, पृथ्वीवासी भी सुखी न रह पाएंगे। हम वचन देते हैं दीदी, हम दुष्ट नेवले को मारकर देवता की आंख आपके पास जरूर पहुंचा देंगे। ये हम जान चुके हैं कि दुष्ट नेवला प्रोफेसर कामत के शरीर में छुपकर बैठा हुआ है, किंतु नेवले को मारना आसान नहीं है बच्चों। इतना कह विष्कन्या अपनी अंगूठी से नग निकालकर राम के हाथ में थमाती हुई बोली, नेवले की मौत इस नग के द्वारा ही संभव है। अगर किसी तरह यह नग प्रोफेसर के शरीर में पहुंचा दिया जाए तो उसमें छुपे बैठे नेवले के शरीर के साथ साथ प्रोफेसर के भी चिथड़े उड़ जाएंगे। ओह। नेवले को मारने का हथियार हाथ में आते ही राम ने विदा मांगी। अब हमें विदा दीजिए दीदी, मैं तुम लोगों का यहीं इंतजार करूंगी। अगर तुम लोग नहीं आए तो यहीं अपने प्राण दे दूंगी। ऐसी नौबत नहीं आएगी दीदी। तत्पश्चात राम रहीम विष्कन्या को जल्द लौटने का विश्वास दिलाकर वहां से चल पड़े। उधर बलदेव के होश में आते उससे डॉक्टर और घाट के मणि का पता पूछने लगे, लेकिन बलदेव बताने को तैयार नहीं था। उसकी इस हरकत पर उसके साथी भड़क गए और डॉक्टर उस पर रिवॉल्वर तानता हुआ गुर्राया, लगता तू अकेला ही मणि हजम कर जाना चाहता है। मैं आखिरी बार कहता हूँ, बता दे मणि कहाँ है। बता दे बलदेव, हमने तुझे बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। तू है कि गद्दारी पर उतर आया है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तभी दरवाजा खुला और प्रोफेसर कामत अंदर दाखिल होते हुए बोला, यह ठीक कह रहा है, यह तुम लोगों को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि इससे मैंने ऐसा करने को मना कर रखा है। बलदेव हमारा साथी है, तुम्हारे हुक्म का गुलाम कब से बन गया? जब से इसी खोपड़ी में मैंने अपना कृत्रिम ब्रेन लगाया है। हा हा हा। ओ तो यह तुम्हारी चाल है।
लेकिन प्रोफेसर कामत, अगर तुम यह समझ रहे हो कि तुम बलदेव की मदद से वह मणि हासिल कर लोगे तो यह तुम्हारी भूल है। कहते हुए डॉक्टर ने प्रोफेसर पर रिवॉल्वर तान दिया, परंतु इससे पहले कि डॉक्टर ट्रिगर दबाता, बलदेव की लात घूम गई। ठक। आह। डॉक्टर चीखता हुआ उछलकर दूर जा गिरा। फिर इससे पहले ही घाट के स्थिति को समझ पाता, बलदेव ने बिजली की फुर्ती से उसकी गर्दन अपनी बाह में कस ली। घाट के चीख उठा, बलदेव यह क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे साथी हैं। हा हा हा। बलदेव अब मेरा यानी नेवल और प्रोफेसर और मिस्टर मोंगूस का गुलाम है। हा हा हा। प्रोफेसर की बात सुन घाट के और डॉक्टर के चेहरे पर गहरा आश्चर्य लहरा उठा। ठीक तभी बलदेव ने अपनी बाह को झटका दिया। घाटके के गले की हड्डी टूट गई और वह आश्चर्य के भाव अपने चेहरे पर समेटे परलोक सिधार गया। घाटके का असर देखकर डॉक्टर पागल उठा। क्रोध और आवेश में उसने अपने रिवॉल्वर की 6 की 6 गोलियां बलदेव के भेजे में उतार दी। बलदेव वहीं ढेर हो गया। तब डॉक्टर प्रोफेसर को रिवॉल्वर के निशाने पर लेता हुआ गुर्राया, तेरा गुलाम तो गया प्रोफेसर, अब तुझे कौन बचाएगा? तुम भूल रहे हो डॉक्टर, तुम्हारा रिवॉल्वर खाली हो चुका है। सच्चाई का आभास होते डॉक्टर बौखला उठा। वह रिवॉल्वर फेंक प्रोफेसर की तरफ लपका, किंतु तभी प्रोफेसर की दाहिनी जेब ने शोला उगला। वो डॉक्टर की पेशानी पर सुर्ख निशान उभर आया। धाएं। डॉक्टर वहीं ढेर हो गया। अपने दुश्मनों का सफाया हुआ देख प्रोफेसर खुशी से झूमते हुए बुदबुदा उठा, अब मेरा भेज जाने वालों में से कोई भी जिंदा नहीं है। मणि मेरे पास है। अब मैं अपनी शक्ति का पूर्ण विस्तार करूंगा और एक दिन पूरा ब्रह्मांड मेरी मुट्ठी में होगा। हा हा हा। तभी राम मुस्कुराते हुए प्रोफेसर के सामने प्रकट होकर बोला, इतना मत हंसो मूर्ख, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। कौन हो तुम? अपनी मौत को नहीं पहचाना नेवले? उर्फ मिस्टर मोंगूस, उर्फ प्रोफेसर कामत। मैं तुम लोगों की सारी बातें सुन चुका हूँ। वो तो तुम मेरी असलियत जान चुके हो। फिर तो तुम्हारी मौत भी निश्चित है। कहने के साथ ही प्रोफेसर ने राम पर रिवॉल्वर तान दिया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते प्रोफेसर। कहने के साथ ही राम नागिन द्वारा दिया गया नग प्रोफेसर को दिखाते हुए बोला, तुम इस मायावी पत्थर के चमत्कार से परिचित नहीं हो। इसको निगलते मैं न केवल अमर हो जाऊंगा, बल्कि तुम्हारी सारी शक्ति मेरे अंदर आ जाएगी। ओह। राम की बात सुन प्रोफेसर मन ही मन परेशान हो उठा। पृथ्वीवासियों का कोई भरोसा नहीं है, ये पर हो सकता है यह मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगर इसकी बात सच हुई तो मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। अतः मुझे बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगर इसकी बात गलत हुई तो यह निहत्था लड़का मेरा क्या बिगाड़ सकता है? इस विचार के मन में दृढ़ होते ही प्रोफेसर मुस्कुरा उठा। फिर अपने मनोभाव को छुपाते हुए वह शांति स्वर में बोला, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी गिरफ्तारी? असंभव। परंतु अगर तुम यह मायावी पत्थर मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा देश छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। ठीक है, फिर भी एक शर्त है। वह क्या? अगर हवा महल से चोरी हुई मणि तुम मेरे हवाले कर दो तो मैं यह मायावी पत्थर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। राम की शर्त सुन प्रोफेसर ने सोचा, एक बार वह पत्थर मेरे कब्जे में आ जाए फिर मैं इस मूर्ख लड़के से अच्छी तरह निपट लूंगा। मणि लेकर यह यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। दूसरे पल प्रोफेसर ने राम की शर्त मान ली। मणि के बदले मायावी पत्थर हाथ में आते ही प्रोफेसर उसे झट से निकल गया और फिर मक्कारी से हंसता हुआ भयानक स्वर में बोला, हा हा मूर्ख लड़के, ला मणि मेरे हवाले कर दे। अगर न करूं तो फिर मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन इससे पहले कि प्रोफेसर ट्रिगर दबाता, विपरीत दिशा से गोली चली और रिवॉल्वर प्रोफेसर के हाथ से छूट गया। धाएं। आह। तभी रहीम अंदर दाखिल होते हुए कड़क कर बोला, कोई गलत हरकत मत करना प्रोफेसर, वरना इस बार गोली सीने को पार कर जाएगी। तुम्हारे रिवॉल्वर की गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती लड़के, लेकिन तुम उस मौत की गोली को भूल गए रहे हो नेवला, जो प्रोफेसर के शरीर में पहुंच चुकी है। अब तुम नागिन के इंतकाम से नहीं बच सकते। कुछ ही क्षणों में धमाका होगा और प्रोफेसर के शरीर के साथ साथ तुम्हारे भी चिथड़े उड़ जाएंगे। नहीं, तुम लोग मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। पृथ्वीवासियों को मूर्ख समझने वाले नेवले, मूर्ख तो तुम खुद बन ही चुके हो। अब हम चलते हैं, ओके टाटा। कहने के साथ ही राम रहीम बाहर की ओर दौड़ पड़े। प्रोफेसर बौखलाकर राम रहीम के पीछे लपका, पर अभी वह 2-3 कदम ही तय कर पाया था कि एक जोरदार धमाका हुआ
और प्रोफेसर के शरीर के साथ साथ नेवले के जिस्म के चिथड़े भी हवा में बिखर गए। धड़ाम। राम रहीम नेवले का परिणाम जानने के लिए वहां रुके नहीं थे। राम ट्रांसमीटर पर चीफ मुखर्जी को प्रोफेसर कामत के निवास पर पड़ी लाशों की सूचना देने के बाद रहीम के साथ जंगल की ओर दौड़ पड़ा। विष कन्या उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने मणि जैसी विष कन्या के हाथों में थमाई, वह पूर्णतः स्वस्थ हो गई। तब विष कन्या खुशी जाहिर करते हुए बोली, हम और हमारा लोग सदा पृथ्वीवासियों के आभारी रहेंगे। नेवले को खत्म करके देवता की आंख मुझ तक पहुंचाकर तुम लोगों ने मुझ पर बड़ा उपकार किया है। यह तो हमारा कर्तव्य था दीदी, हमने आपसे वायदा जो किया था। तभी रहीम मायूस स्वर में बोला, लेकिन हम अपने चीफ से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सकेंगे। वे हमारी बातों पर हरगिज विश्वास नहीं करेंगे, मैं जानती हूं। तब विस्कन्या दूसरी हूबहू मणि रहीम को सौंपती हुई बोली, यह मणि तुम लोगों की हर चिंता का समाधान कर देगी। ओह थैंक यू दीदी, अब मुझे विदा दो बच्चों। कहने के साथ ही विस्कन्या का शरीर प्रकाश में ना उठा। दूसरे पल वह राम रहीम की नजरों से ओझल हो गई। राम रहीम वापस चल दिए। राम रहीम ने मणि चीफ मुखर्जी को सौंप दी। उधर पुलिस प्रोफेसर कामत की कोठी से डॉक्टर घाटके, साकाल और बलदेव की लाशों के साथ साथ मनमोहन का भेजा रेत शरीर भी बरामद करने में सफल हो गई थी। कुछ ही दिनों बाद मणि वापस हवा महल के शोकेस में पहुंचा दी गई थी और धीरे धीरे लोगों में मणि का आकर्षण कम होता चला गया और यह धारणा बनती चली गई कि चोर के नापाक हाथ लग जाने के कारण मणि की शक्ति समाप्त हो गई है। पर सच्चाई क्या थी यह सिर्फ राम रहीम ही जानते थे। समाप्त। दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।